चलो अब साथ चलते हैं बाय शम्सा इकबाल, पार्ट 13। उम्मीद है कि आप सब लोगों को नॉवेल पसंद आ रहा होगा। और नॉवेल में आगे बढ़ने से पहले जनाब, अगर आपको नॉवेल या वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लोग लाइक क्यों नहीं करते? मतलब ऐसे कौन करता है? कौन करता है? ऐसे कौन करता है? जी हाँ, आप ही लोग करते हैं। तो ना किया करें। अगर आपको हादी, आप लोगों को साद, आप लोगों को कोई भी कैरेक्टर पसंद आ रहा है तो उन्हीं की खातिर लाइक कर दिया करें। अगर नॉवेल नहीं भी पसंद आ रहा तो। और वो तमाम लोग जो पहले से ही वीडियोस को शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। तो बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ और देखते हैं कि क्या होने वाला है। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड के एंड पे आपको बताया था कि हैदर को जाना है कहीं पे 3 माह के लिए। तो अब देखते हैं कि माही का क्या होने वाला है रिएक्शन, और सबसे बढ़कर दुआ का क्या होगा रिएक्शन। दरअसल हैदर को रात में ही कॉल आई थी और उसे एक कोर्स के लिए 3 माह एकेडमी जाना था। उसने हादी को कॉल करके सब के बारे में तो बता दिया था और खुद भी वो तैयारी करने लगा था। अब वो 2 दिन का ऑफ लेकर घर आया था क्योंकि वो जानता था कि हादी की तबीयत भी ठीक नहीं है और उसे जाने से पहले उससे भी मिलना था। लेकिन इससे भी बड़ा महाज उसे पता करना था और वो था दुआ को इस सब के बारे में बताना। वो जो उसके आर्मी में होने से ही खौफ थी, इस बात पर तो हंगामा मचा देती। उसने हादी को कॉल करके शाम को आने का बताया और फिर दुआ को भी मिलने के लिए बुलाया। 2 ही घंटे के बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे थे और दुआ आंसू से भरी आंखें लिए उसके सामने बैठी थी। और हैदर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था और उसे कहने लगा, दुआ यार, फॉर गॉड सेक, सिर्फ 3 माह की बात है, मैं लौट आऊंगा। वो उसे रोता देखकर बोला था और वो कहने लगी कि हैदर, 3 माह सिर्फ नहीं होते हैं, मेरे लिए तो एक लम्हा भी तुम्हारे बगैर गुजारना मुश्किल है। और तुम, वो बच्चों की तरह आंसू पोंछते नाराजगी से कह रही थी और हैदर अब की मुस्कुराहट दबाए उसे देख रहा था। लेकिन अभी तो तुम कह रही थी कि जहां जाना है जाओ और मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, और अभी कह रही हो कि, और फौरन वो जिद होकर बोली कि तुम ना ऐसे ही करते हो, हमेशा बात बदल देते हो। हाँ, अगर मैं बात बदलता हूं तो तुम भी तो बयान बदल देती हो ना दुआ। वो अब भी मुस्कुरा रहा था और वो मिन्नत करते हुए बोल रही थी कि मत जाओ ना हैदर। और वो उसे बहला रहा था और कहने लगा कि दुआ, जाना तो है ना, बस 3 माह की तो बात है, और इन 3 माह में भी मैं तुम्हें दिन में 5 बार कॉल करूंगा। हाँ। और दुआ कहने लगी कि कितना ही अच्छा होता कि तुम आर्मी के बजाय कोई दूसरी जॉब करते होते, और फिर शादी के बाद मैं रोज तुम्हें तैयार करके भेजती ऑफिस और फिर सारा दिन तुम्हारे लौट आने का इंतजार करती, और फिर शाम होते तुम लौट भी आते। वो उदासी से मुस्कुराते हुए कह रही थी। और हैदर उसकी मासूम ख्वाहिश पर मुस्कुराते हुए बोला कि लड़कियां तो ख्वाब देखती हैं आर्मी ऑफिसर से शादी करने के लिए, और तुम हो कि नाशुक्री किए जा रही हो। और वो उंगली उठाकर उसे वार्न करते हुए बोली कि तुम वहां जाकर किसी भी लड़की की तरफ मुड़कर भी नहीं देखोगे, समझे? ओ, तो असल मसला ये है कि तुम्हें लगता है कि मैं वहां जाकर किसी और लड़की को पसंद कर लूंगा। अब वो बामुश्किल ही अपना कहकहा दबाते हुए बोला, हाँ तो तुम ऐसे ही समझ लो, बस तुम किसी की तरफ भी नहीं देखोगे। वो अपनी बात पर कायम थी। दुआ, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? वो बड़े मान से पूछ रहा था। नहीं, तुम पर तो है, लेकिन उन लड़कियों पर नहीं है जो तुम्हें घूरती रहती हैं। उसने सामने टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब हैदर तो समझ गया था कि कोई लड़की यकीनन उसे देख रही होगी, तभी दुआ इतना गुस्सा कर रही है, लेकिन उसने दुआ के मूड को देखते हुए मुड़कर उस तरफ देखने की गलती कतन नहीं की थी। दुआ, दुआ,
اس نے دعا کو اپنی طرف متوجہ کیا جو مسلسل اسی لڑکی کو ہی دیکھی جا رہی تھی، اور وہ اس کی جانب مڑی اور کہنے لگی ہاں اچھا تو ہم چلیں۔ اس نے دعا کو کہا اور بل ادا کرتا ہوا اٹھ کر دعا کے ساتھ باہر آ گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھولا اور دعا کے بیٹھنے کے بعد دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر وہ بیٹھا اور گاڑی اس نے آگے بڑھا لی۔ تم نے ابھی تک مجھ سے وعدہ نہیں کیا نا؟ دعا خفگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی اور حیدر نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی۔ دعا تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ وہ پھر پوچھ رہا تھا اور اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور حیدر کی طرف دیکھ کر اس نے نظریں جھکا لی تھی۔ یہ تعظیم تھی اس محبت کی جو حیدر کی آنکھوں سے عیاں ہو رہی تھی۔ اور پھر حیدر نے اس سے کہا اگر تمہیں مجھ پر یقین ہے تو پھر خود پر بھی یقین رکھو دعا۔ اس نے دعا کا ہاتھ تھاما اور دعا نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کا دل دھڑکنا بھول رہا تھا اس شخص کی قربت میں جو اس کی محبت تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا اور کہا کہ اس دھڑکن کو محسوس کرو دعا، اس کو سنو۔ اس دل میں اور اس کی ہر دھڑکن میں صرف تم ہی بستی ہو۔ تم اس دل کے بہت قریب ہو دعا، اپنے جذبوں اور میری محبت پر یقین رکھو۔ اور دعا کو اپنے ہاتھ تلے اس کا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور اسے کہیں پڑا ہوا ایک جملہ یاد آیا تھا، If you are the love of an army officer, then walk like a queen. Oh my gosh. اور دعا کو تو لگا گویا اس نے واقعی اس کے دل میں اتر کر اپنا وجود اس کی دھڑکنوں میں دیکھا ہو۔ اور پھر حیدر نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے اس سے کہا کہ کیا اب بھی کسی وعدے کی ضرورت ہے کیا دعا؟ اور دعا تو پتہ نہیں کسی اور ہی دنیا میں تھی، اس کی طرف متوجہ ہی نہیں تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے اسے بلایا اور کہا دعا۔ وہ جو پلکیں گرائے ہاتھوں کو دیکھنے میں مصروف تھی اس کی آواز پہ مڑی۔ تمہارا یہ بلش کرتا ہوا چہرہ مجھے بہت اپیل کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا دعا نے ایک ہاتھ اس کے کندھے پر دے مارا اور کہا کہ بس کرو اب حیدر۔ وہ زج ہو گئی اور رنگت مزید سرخ ہو گئی تھی اس کی۔ اچھا میں بس کروں، ویسے تو بڑی بولڈ بنتی ہو تم دعا، اور ذرا سی بات پر ایسے بلش کرتی ہو کہ، اور جب ایسے بلش کرتی ہو نا تو میرا دل کرتا ہے کہ۔ وہ جان بوجھ کر دعا کو تنگ کر رہا تھا اور دعا نے فوراً کہا کہ حیدر میں ناراض ہو جاؤں گی، آئی پرومس۔ اس کی بات کاٹ کر خفگی سے بولی اور حیدر نے ہتھیار ڈال دیا اور وہ کہنے لگا اوکے اوکے بس۔ اور پھر اس نے اسے چھیڑا اور وہ کہنے لگا ویسے یہ بلش کرنے کا کمال ہے یا بلش آن کا؟ اور اب کی بار وہ چیخی تھی اور اس نے کہا تھا حیدر حیدر تم چپ کر جاؤ اچھا۔ اور حیدر کا کہکہا گاڑی میں گونجا تھا اور دعا کی بھی ہنسی، اور ایک خوبصورت وقت ساتھ گزار کر حیدر نے اسے گھر ڈراپ کیا اور خود ہادی کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ اس کے بعد گیٹ پر پہنچ کر حیدر نے بیل دی تو اندر سے برآمد ہوئے سعد صاحب، اور سعد کو دیکھتے حیدر نے کامنٹ پاس کیا کہ تمہیں تو جب دیکھو گھر پہ موجود ہوتے ہو، خیریت تو ہے نا؟ اور آگے سے سعد نے بھی بڑی معصومیت چہرے پر طاری کرتے ہوئے کہا کہ آپ تو مجھ سے زیادہ لیو گزار کر جاتے ہیں اور پھر بھی میری لیو ہی زیادہ لگتی ہیں آپ کو۔ ہے صدقے تمہاری اس معصومیت کے، کاش میں اس پر یقین کر سکتا، حیدر نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ خیر سنیں کہ آپ پھر سے اکیڈمی جا رہے ہیں کیڈٹ شپ دوبارہ سے گزارنے؟ سعد نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ ہاں تم بھی چلو میرے سینئر بن کر وہاں۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اندر بڑھ رہا تھا۔ بھائی مجھے تو افسوس ہو رہا ہے ان لوگوں پر جو ان 3 مہینوں میں آپ کے جونیئرز ہوں گے، وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سعد آرمی کی پہچان ہی ڈسپلن سے ہے، اور میں اگر اس چیز پر چیکنگ دیتا ہوں کسی کو بھی تو وہ غلط نہیں ہے۔
अरे हाँ हाँ, मैं जानता हूँ हैदर भाई। वो अब लाउंज पहुंच चुके थे और सामने हादी सोफे पर लेटा हुआ था और उसका चेहरा बुखार से तप रहा था। और हैदर भाई, इन बरखुरदार को तो देखें, अम्मी की केयर के लिए भेजा था और यहाँ आकर ये खुद ही बीमार हो गए और अब इनकी केयर करने के लिए मुझे आना पड़ा। साद ने अपने आने की वजह बताई और हैदर ने उसके पास आते ही कहा कि यार ये क्या नहूसत फैला रखी है तुमने, पूरा घर खामोश पड़ा है और तुम। उसने हादी की तरफ मुड़कर कहा और वो उसे चढ़ाने लगा कि एक आर्मी पर्सन होकर तुम सिर्फ एक बुखार से ही हार बैठे हादी, वेरी बैड। और फिर साद ने पीछे से लुकमा दिया और कहा कि अरे बुखार नहीं है, ये असल में आपके जाने के दुख में बीमार हो गए हैं। सोच सोच कर बेचारे बीमार हो गए कि इतना अरसा आपके बगैर कैसे गुजारेंगे ये। और हैदर ने आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ रखकर बुखार की नौयत देखना चाही तो वो हैरान रह गया क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार था और वो इतना परेशान हुआ उस पे कि वो कहने लगा कि साद गाड़ी निकालो, अभी इसे हॉस्पिटल लेकर हमें जाना है, इतना तेज बुखार है इसे और ये हॉस्पिटल जाने पर राजी ही नहीं है। हैदर साद को डपट कर बोला, अरे हैदर यार मैं ठीक हूं, मौसमी बुखार ही तो है, एक दिन में उतर जाएगा और मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। उसने हैदर को मना कर दिया। हादी मैं तुमसे पूछ नहीं रहा कि तुम जाओगे या नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं, समझे? हैदर ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। और फिर हैदर ने गाड़ी का तो दरवाजा खोलकर उसे बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। और फिर हैदर ने हंसते हुए कहा कि यार तुमने ना और दुआ ने तो मुझे ड्राइवर ही बना के रख दिया है। और हादी ने भी उसे घूर कर देखा और कहा तो ठीक है ना, मत लेकर चलो मुझे, मैंने तो मना किया है ना खुद। अरे वाह, तुम्हें इज्जत रास नहीं आ रही क्या? बुखार है इतना और तुम टाल रहे हो कब से? मैं भी माही से भी बात करता हूं, वो यकीनन हॉस्पिटल में ही होगी। हैदर ने उसकी हालत देखकर उसे डांटा और बुखार ने वाकई उसकी सारी ताकत निचोड़ ली थी। वो बुरी तरह से निढाल पड़ा था। उसने माहीन को कॉल करके अपने आने का बताया और फिर हादी की तरफ मतवज्जा हुआ। मुझे वैसे माही ने बताया था तुम्हारी हालत का, लेकिन उसके बाद जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने कहा कि तुम ठीक हो, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तुम ऐसे ठीक हो। अरे हैदर, तुम भी ना बिल्कुल एक केयरिंग बीवी की तरह रिएक्ट कर रहे हो। हादी ने उसे छेड़ा और हैदर ने उसे कंधे पर एक मुक्का मारा और हादी कहने लगा, अरे यार कुछ तो लिहाज करो, बीमार हूं मैं, कुछ तो ख्याल करो। वो दहाई देते हुए बोला, शुक्र है कि तुम्हें ख्याल तो आया कि तुम बीमार हो। हैदर ने भी फौरन जवाब दिया और अब वो दोनों बातों में मसरूफ हॉस्पिटल की जानिब रवान थे। इसके बाद मेडिकल इमरजेंसी में पहुंचकर हैदर ने माहीन को कॉल करने के लिए मोबाइल निकालने को जेब में हाथ डाला तो मोबाइल मौजूद नहीं था और वो मोबाइल गाड़ी में ही छोड़ आया था। उसने हादी का मोबाइल लेकर माहीन को कॉल की और माहीन ने उसे अंदर आने को कहा। हादी हैदर के साथ अंदर आया और सामने काउंटर के पास माहीन खड़ी थी और उसकी नजर हादी पर पड़ी और धड़कनों में हलचल मची और दिल में एक शोर सा बरपा हुआ। माही ने गले में पड़ा स्टेथोस्कोप निकालने के बहाने दिल पर हाथ रखा और गोया धड़कनों को खामोश रहने का इशारा दिया। लेकिन हादी की कैफियत भी मुख्तलिफ नहीं थी। और यहां पे आती है शम्सा इकबाल की पोएट्री। इस नॉवेल की ये भी एक अच्छी खासियत है कि यहां पे कुछ बातें, दिल की बातें पोएट्री की शक्ल में बयां की जाती हैं। तो आइए सुनते हैं। कभी ऐसा भी होता है, एक लाइलाज मर्ज को शिफा दे जाती है किसी की एक भूली भटकी सी नजर, जैसे धूप में सायादार शजर। कभी दिल को करार मिल जाता है किसी के अपने लिए बेकरार होने से, और कभी ऐसा भी होता है कि रूह को सुकून मिल जाता है किसी को अपने लिए बेचैन देखकर।
हाँ, ऐसा भी होता है। किसी को अपने लिए उदास देखकर सारी उदासी मिट जाती है। हाँ, ऐसा भी होता है। अरे मत सोचो कि ये खुद गर्जी है। अरे पागल, ये तो रब की मर्जी है, दो दिलों को मिलाने की, मोहब्बतों का जहां बसाने की, अदावतों को जलाने की। ये तो उसके कुन का कमाल है, वो जो रब्बे जुल जलाल है। इसके बाद हैदर हादी को लेकर एक बेड की जानिब बढ़ा और माहिन ने जाकर सलाम दुआ की और उसके बाद उसका बुखार चेक किया और हैदर मोबाइल लेने को बाहर चल दिया। माहिन ने स्टेथोस्कोप उसके सीने पर रखते हुए उसका हार्ट रेट चेक करना चाहा, मगर उसकी तो अपनी ही धड़कन रुक सी गई थी। उसे अब सिर्फ और सिर्फ हादी की धड़कन सुनाई दे रही थी और कानों पे लगे इस डिवाइस ने कुछ देर के लिए दुनिया की हर आवाज को निकालकर सिर्फ हादी की धड़कन की आवाज उसे सुनाई दी थी। अरे मसीहा तो खुद मर्ज में मुब्तला हो रहा था, ऐसा मर्ज जिसका कोई इलाज ना था, और मसीहाई को एक पल के लिए वो भूल गई थी। वो सिर्फ उसकी धड़कन को सुन रही थी और दुनिया की हर आवाज को भुलाकर। उसने जाने किस जज्बे के तहत अपनी आंखें बंद करके एक बार उसकी धड़कन सुनना चाही, और वक्त की गर्दिश रुक गई थी। बस माहिन के लिए कुछ चल रहा था तो वो सिर्फ थी हादी के दिल की धड़कन। और हादी का तो अपना दिल बगावत पर उतर आया था। अगर मसीहा ऐसा हो तो किसको मर्ज की शिफा नहीं मिलेगी। उसने माहिन की बंद आंखों पर लरसती पलकों को देख लिया था। ये आंखें और ये पलकें, वो दिल हार गया था। वो एक दिलों को फतह करने वाला फौजी आज खुद को हार आया था। उसने माहिन के हाथ पर हाथ रखकर उसे मतवज्जा किया और माहिन ने फौरन से आंखें खोली तो हादी की नजर से उसकी नजर मिली थी, और ये था नजरों का आखिरी वार। वो उसे फतह कर चुकी थी और उसके दिल पर काबिज हो गई थी। माहिन ने जल्दी से हाथ उठाया क्योंकि उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, और वह जल्दी से पलटी और उससे दूर होती गई। अपनी बेख्तियारी पर खुद को कोसती हुई वो काउंटर पर आ गई और सोचने लगी कि ये मैं क्या कर रही थी और क्या हो गया था मुझे ये, और हादी क्या सोचते होंगे। उफ मेरे अल्लाह, मैं क्या कर रही हूं ये। वो खफत से लाल होते हुए चेहरे पर हाथ फेर कर उसे नॉर्मल कर रही थी। उसने कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन एक पेपर पर लिखे और वो AFNS ऑफिसर के हवाले उसे कर दिया। और अब फिर से आती है शम्सा इकबाल की खूबसूरत शायरी फौजियों के लिए। सरहदों का रखवाला वो एक शेर दिल फौजी, वो जुर्रत का निशां वो सरहद का निगहबां, वो जो कभी ना झुकता था, जो कभी ना रुकता था। तेरी आवाज पे रुक गया है, तेरी मोहब्बत में झुक गया है। लो देख लो आकर वो कभी ना हारने वाला, तुझ पर दिल हार बैठा है। सभी जज्बे वार बैठा है। वो जो खुद फातेह था मगर तेरी मुस्कुराहट ने पता कर लिया उसको। वो तुझ पे दिल हार बैठा है, सभी जज्बे वार बैठा है। लो तुम देख लो आकर।
अब जनाब हैदर वापस आ चुका है और वो पूछता है माही से हादी के बारे में। तो आइए जानते हैं कि माही क्या कहती है। हैदर काउंटर के सामने खड़ा माही से कुछ पूछ रहा था। हाँ तो माही, क्या कंडीशन है अब हादी की, चेक कर लिया ना तुमने? जी भाई, कुछ ब्लड टेस्ट करने होंगे, उनकी रिपोर्ट्स आने पर ही असल मसले का पता लगेगा और रिपोर्ट्स मैं 2 घंटे में मंगवा लूंगी। उसने खुद को नॉर्मल शो करते हुए कहा। 2 घंटे? नहीं, वो तो कभी भी नहीं रुकेगा 2 घंटे, बड़ी मुश्किल से लाया हूं उसे मैं यहाँ। ऐसा करो 1 घंटे में उसे फारिग कर दो और रिपोर्ट्स तुम खुद ही शाम को ले आना आते हुए। हाँ, हैदर ने माहीन से कहा और फिर हादी के पास आया जिसे मेल स्टाफ में से एक सोल्जर इंजेक्शन लगा रहा था। माहीन उसके साथ आ खड़ी हुई और उस सोल्जर को और फिर सामने बैठे हादी और साथ खड़े हैदर को देखकर माहीन ने सोचा कि सरहद की हिफाजत को ये फौजी खड़े होते हैं और मुल्क में सैलाब आई या फिर जलजला, ये हमेशा ही आगे खड़े होते हैं ना। सरहद पर जंग हो या फिर खाना जंगी, ये पेश होते हैं। और स्कूलों के बाहर सिक्योरिटी के लिए तो देखो कैसे फौजी हमेशा खड़े होते हैं। अगर सड़कों पर देखो तो जगह जगह यही फौजी खड़े नजर आते हैं। मर्दमशुमारी के दौरान जान जाने का खतरा होता है, कोई आगे नहीं आता और वहां भी यही फौजी तो आगे खड़े होते हैं। इलेक्शंस के दौरान पोलिंग स्टेशंस पर भी ये फौजी आगे ही खड़े होते हैं। अगर क्रिकेट मैचेस की बात करो तो उसके दौरान भी सिक्योरिटी के लिए यही फौजी आगे खड़े होते हैं ना। जहां जरा सा भी खतरा हो वहां कोई और नहीं जाता और इन फौजियों को देखो, सब इन्हीं को आगे कर देते हैं। और फिर भी हम अवाम इनका शुक्रगुजार होने के बजाय एहसान फरामोशी का फरीजा क्यों अंजाम देते हैं? अब इसका जवाब शायद माहीन के पास भी नहीं था। बस वो ये सोचते हुए हैदर को और हादी को देखती रही और सीन हुआ यहां पे खत्म। अब अगले दिन अब हैदर को अलविदा कहने का वक्त आ चुका था। दूसरे दिन तकरीबन 10 बजे ही सब हैदर को अलविदा कहने को जमा हुए थे। अब हादी का बुखार थोड़ा सा कम हुआ था लेकिन मुकम्मल ठीक नहीं हुआ था, इसलिए हैदर ने उसे स्टेशन जाने से मना कर दिया था और अब सिर्फ साद ही उसे छोड़ने जा रहा था। हैदर ने अपना बैग साद को थमाया और आगे बढ़कर माहीन को साथ लगाया जो अपने आंसू बामुश्किल रोके हुए थी और हैदर के गले लगते ही आंसू बह निकले और उसने माहीन के आंसू पोंछते हुए कहा कि माही ऐसे तो मत करो ना यार, मैं जा नहीं सकूंगा फिर। देखो मामा भी कितनी परेशान हो रही हैं। जी भाई, आप बस जल्दी आ जाइएगा, मैं आपको बहुत मिस करूंगी, उसके बाजू पर सर टिकाए बच्चों के से अंदाज में कह रही थी। और हादी दिलचस्पी से उसकी ये तमाम हरकतें देख रहा था। वो जानता था कि हैदर माहीन से बहुत प्यार करता था। फिर उसने आगे बढ़कर सादिया बेगम को गले लगाया। राशिदा बेगम से दुआ लेने के बाद वो हादी की तरफ बढ़ा और उसे भी गले लगाया। आई विल मिस यू यार, कैडेटशिप लेकर अब तक पहली बार हम अलग हो रहे हैं ना, हैदर उसकी पीठ थपकते हुए कह रहा था। कोई बात नहीं हैदर भाई, फासले मोहब्बत को बढ़ा देते हैं। अब जल्दी से आप लोग अपना रोमांस निपटाएं, मैं गाड़ी निकाल रहा हूं। साथ में उन दोनों को गले मिलते देखकर फौरन से कमेंट पास किया। अच्छा यार, तुम अपना ख्याल रखना और अगर तबीयत ना ठीक हुई तो हॉस्पिटल जरूर जाना और मुझे कॉल करते रहना। उसे तलकीन कर रहा था, यानी कि दोस्ती का हक अदा कर रहा था। और फिर हैदर से कहने लगा कि आज तुम माही और मामा बहुत परेशान होंगी, तुम कोशिश करना आंटी को कुछ देर यहाँ रोक लेना या फिर उन्हें साथ ले जाना कुछ टाइम के लिए। और तुम तो जानती हो कि माही बहुत इमोशनल है मेरे बारे में, वो बहुत परेशान होगी। मैं साथ को भी कह दूंगा और तुम भी ख्याल रखना उनका, हैदर उसके साथ चलते हुए उससे कह रहा था। और फिर आया साद और कहने लगा, अरे भाई आप दोनों की मोहब्बत पर कुछ मेरा भी तो हक है ना, दो बड़े भाई हैं मेरे यार, पता भी लगना चाहिए ना फिर। और साद ये कहते हुए उन दोनों के गले लग गया और कुछ ही देर में फिर हैदर साद के साथ स्टेशन की तरफ रवान दवान था। उसके बाद वो हैदर को स्टेशन पर छोड़कर जब वापस आया तो हादी ने सादिया बेगम और माहीन को साथ ले जाने का कहा।
तो सादिया बेगम ने इनकार करते हुए उन्हें खाने पर रोक लिया और साद तो बिना किसी तकल्लुफ का मुजाहिरा किए सोफे पर नीम दराज हो गया। हादी और राशिदा बेगम उसकी बेतकल्लुफी देखकर रह गए। उन्हें ऐसा देखते हुए हादी ने फौरन कहा कि ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग मुझे? अब भला बेटे अपने ही घरों में तकल्लुफ दिखाते अच्छे लगते हैं क्या? क्यों आंटी? उसने पास खड़ी सादिया बेगम को भी गुफ्तगू में शामिल किया और उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बेटे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। उन्होंने साद के बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। अब साद टीवी ऑन किए बैठ गया और माहीन किचन में मसरूफ हो गई और हादी मोबाइल पर मसरूफ हो गया। कुछ देर के बाद माहीन भी आकर साद के साथ बैठ गई और दोनों किसी शो में मौजूद एक एक्टर पर तबसरा कर रहे थे। माही आपी माने या ना माने, ये लड़की है ही बहुत खूबसूरत। साद अपने बयान पर कायम था। नहीं साद, ऐसा कुछ नहीं है, सारा मेकअप का कमाल होता है। अभी अगर मुंह धोकर आए ना तो 1 किलो मेकअप उतरना है इसके चेहरे से। माहीन अपनी राय पर कायम थी। अच्छा वाकई माही आपी, आपको कैसे पता है? देखे ना, उसको देखकर तो लगता ही नहीं है कि उसने मेकअप भी किया है कभी। अरे मुझे पता है ना, क्योंकि मैं खुद भी एक लड़की हूं और ये मेकअप ही है साद, अब तुम मान लो ना। माहीन बदस्तूर अपनी बात को दोहरा रही थी। तो क्या सबूत है आपके पास? वो अब चैलेंजिंग अंदाज में पूछ रहा था। माहीन को जवाब सोच ही रही थी कि हादी ने अपने मोबाइल की स्क्रीन साद की आंखों के सामने लहराई, जहां गूगल पर उसी अदाकारा की बगैर मेकअप की तस्वीर मौजूद थी और साद का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, वो इतनी प्यारी लग रही है शो में। और हादी ने भवें उचकाकर उसे देखा, गोया पूछ रहा हो कि क्या वाकई? और साद ने फिर हादी और माहीन के मुस्कुराते चेहरे देखकर खफकी से मुंह फेर लिया और चैनल बदलते हुए बोला कि अल्लाह पूछेगा इन मेकअप करने और करने वालों को, ये खुला तजाद है। वो अब न्यूज चैनल लगाकर बैठ गया और इसी के साथ ये सीन हुआ खत्म। और फिर आता है एक रैंडम सीन जहां पे एक लड़की अपने फौजी पार्टनर को याद कर रही होती है। वो गोद में रखी उस तस्वीर पर हाथ फेर रही थी। उसके झुके चेहरे को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि इस वक्त उसकी कैफियत क्या थी, लेकिन इस तस्वीर पर गिरते हुए आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो रो रही है। और वो सोच रही थी कि कोई यूं भी छोड़कर जाता है क्या? कोई उम्मीद की किरण, कोई आस का जुगनू, कोई अधूरा वादा, कुछ तो दे जाते जिसके सहारे में जी लेती। वो उस तस्वीर से मुखातिब थी और इर्द गिर्द से बिल्कुल बेगाना। मेरी तो एक पुकार पर चले आते थे, तो अब क्यों नहीं आते मेरी तड़प, मेरे आंसू भी देखकर? वो अब तस्वीर पर हाथ फेर रही थी और आंसू उस तस्वीर पर फैल रहे थे। मुझे रातें छोटी लगती हैं, पर अब हिजर की ये रातें खत्म होने को ही नहीं आती हैं। तुम ये जुदाई मेरे हिस्से में डालकर अपनी मोहब्बत किसी और के हिस्से में डाल गए, क्यों? वो बेबसी की इंतहा पर थी। अरे तुमने मुझसे शिकवा करने का हक भी छीन लिया है। मुझे खाली दामन छोड़कर चले गए और आसमान पर मौजूद चांद आज फिर इस मासूम लड़की के दुख पर उदास था। उदास रातें, उदास बातें, उदास दिन हैं, उदास रातें, दुखों की वादी में कहां खो गई हैं ये चाहतें।
जुल्म के इस बाजार में कुर्बान हो गई ये मोहब्बतें, रह गया है रंजो मलाल बस, ये हैं अदावतों का कमाल बस। और साथ हुआ ये सीन, एक रैंडम सा सीन खत्म। वापस आते हैं स्टोरी की तरफ और जनाब साद साहब लाउंज में बैठे थे और कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ स्नैक्स से भी वो लुत्फानंदोज हो रहे थे। और माहीन सामने किचन में बनी शेल्फ के पास खड़ी सलाद काट रही थी और हादी मुसलसल उसे ही देख रहा था। उसके हाथों को, उसकी पलकों को और उसकी खुद पर जमी मुसलसल नजरों से कंफ्यूज्ड होकर हाथों की कपकपाहट छुपाती और लरसी पलकों के साथ खड़ी माहीन सीधा हादी को अपने दिल में उतरती हुई महसूस हो रही थी। उसकी यह हालत देखते हुए उसने दूसरी तरफ मुंह करके सोफे पर वो जाकर बैठ गया। साथ उसने कोल्ड ड्रिंक का ग्लास उठाते हुए साथ को पुकारा। उसने मुसलसल टीवी पर नजरें जमाए ही जवाब दिया, यार ये बताओ कि मोहब्बत हुई है कि नहीं, इस बात को कंफर्म कैसे किया जाता है? साद ने अभी घूंट भरा ही था कि वो सारी ड्रिंक मुंह के साथ साथ उसके तो नाक के रास्ते भी बाहर आ गई। वो तो हक्का बक्का रह गया कि मिस्टर हादी भी ऐसी कोई बात कर सकते हैं। उसके मुंह से जो निकलने वाली और जो उसके नाक से निकलने वाली ड्रिंक थी वो कुछ तो सामने बैठे हादी के कपड़ों पर जा गिरी और कुछ उसके अपने कपड़ों पर, और उसकी तो बुरी हालत हो चुकी थी और हादी उसकी हालत पर बौखला कर रह गया और माहीन भी जल्दी से बाहर को भागी। हादी ने उठकर उसकी पीठ थपकी और उसकी हालत अभी कुछ संभली तो माहीन ने पानी का ग्लास उसकी जानिब बढ़ाया। उसकी खांसी रुकी तो उसकी हंसी का फवारा फूट पड़ा और हादी उसके इस रिएक्शन पर दांत पीस कर रह गया, जबकि माहीन हॉन्कों की तरह उसे देख रही थी। और माहीन ने उससे पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें साद? और साद ने कहा कि कुछ नहीं माही आपी, बस एक जोक पर हंसा था तो बस ऐसा हाल हो गया मेरा। और वो माहीन को खड़ा देखकर बोला और माहीन दोबारा किचन की तरफ बढ़ गई। और फिर वो हंसते हंसते अब आया था हादी की तरफ और अब साद की बारी आ चुकी थी हादी की क्लास लेने की। और वो कहने लगा, अरे अभी तो हैदर भाई को गए थोड़ी देर हुई है और आपके दिल में उनकी मोहब्बत जाग उठी है। और हादी जिद होकर बोला कि तुमसे ना कुछ कहना ही फजूल है, मैं हैदर की बात नहीं कर रहा था। हैं? तो फिर किसी और की बात कर रहे थे आप? यानी ये बुखार मौसमी बुखार नहीं है, ये मोहब्बत का बुखार है। अरे वाह, जियो मेरे भाई जियो तुम। वो हादी की पीठ थपकते हुए बोला, यार मैं सिर्फ पूछ रहा था, ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी। हादी अब साद के सामने बात करके यकीनन पछता रहा था। अब वो साद ही क्या जो बाल की खाल ना उतारे, वो तो शुरू हो गया। अच्छा भाई बताए ना, वैसे है कौन वो बदनसीब जिस पे आप दिल हारे हैं? मुझे उससे मिलना है। कोई मामूली लड़की तो होगी नहीं वो जिसने मेजर हादी का दिल फतह किया है, क्योंकि ये तो वो किला था ना जिसकी दीवारों से अंदर कोई झांक भी नहीं सकता था, तो फतह करना तो बहुत ही दूर की बात थी। वो राजदारी से उससे पूछ रहा था। साद तुम अपना मुंह ना बंद रखो प्लीज, जब भी बोलते हो फजूल ही बोलते हो, हादी ने उसे डांटा।
अरे अरे चले भाई, मजाक छोड़े, काम की बात करें आप। वो सीधा होते हुए हादी के पास बैठा। अच्छा बताएं ना, क्या हुआ है? कोई लड़की पसंद आ गई है क्या? वो अब संजीदगी से पूछ रहा था। और हादी ने बालों में हाथ फेरते हुए सर पीछे को गिराया और बेबसी से बोला कि पता नहीं यार, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। बस मुझे वो अच्छी लगती है और दिल को भी अच्छी लगती है, लेकिन जब वो करीब आती है तो सच में लगता है कि दिल पर इख्तियार नहीं रहा। लेकिन फिर कुछ रिश्ते भी आड़े आ जाते हैं। अब वो पूरी ईमानदारी से जवाब दे रहा था। तुम जानते हो ना कि मैं इन सब बातों को डायलॉग और फजूल बकवास ही कहता था, लेकिन आज अपनी इस हालत को देखकर एहसास हो रहा है कि वाकई मोहब्बत का वजूद भी है इस दुनिया में। और साथ मुंह खोले अपने भाई को देख रहा था। कम से कम हादी के मुंह से यह एतराफ साद के लिए वाकई नाकाबिले यकीन था। अब की बार साद ने मजाक छोड़ा और वो भी संजीदा हो गया और बोला कि अच्छा भाई, ये तो बताए ना कि कौन है वो? हादी ने चोर नजरों से माहीन की जानिब देखा, लेकिन वो सादी क्या जिसकी नजरों से कोई चोरी बच जाए। फौरन से उसने कहा कि अरे माही आपी को क्या देख रहे हैं आप? वो नहीं सुन रही आपकी बातें, आप आराम से बताएं। साद ने उसे माहीन की जानिब देखता पाकर कहा। और हादी अभी भी माहीन की जानिब ही देख रहा था जो सामने किचन में खड़ी कुछ काट रही थी। उसने गोया साद की बात सुनी ही नहीं थी। और साद के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। एक लम्हे को तो आंखों में बेयकीनी उतरी और फिर अगले ही लम्हे वो हादी के गले लगा हुआ था और हादी ने हैरत से उसे देखा। और अब वो किचन की तरफ बढ़ा और माहीन के सामने जाकर रुका और कहने लगा, माही आपी यहां चुटकी काटे प्लीज, मुझे यकीन हो ना कि मैं ख्वाब नहीं देख रहा, प्लीज जल्दी करें। और साद अपने बाजू उसके सामने फैलाए हुए कह रहा था और हादी मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। और माही ने बड़ी हैरत से उसे देखा और कहा कि साद क्यों, क्या हुआ है तुम्हें? अरे अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, पर काटिए तो ताकि मुझे यकीन आए। और माहीन ने ऐसे चुटकी काटी कि अगले ही लम्हे वो बाजू पकड़े पूरे घर में हाय हाय करता भाग रहा था और माहीन और हादी हंसते हुए बस उसे ही देख रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि माही आपी जो उसकी बहुत फेवरेट थी, जब देखा हादी की नजरों में उसके लिए मोहब्बत तो वो पागल ही हो गया। अब क्या होगा उसका रिएक्शन और क्या क्या, और वो कैसे कैसे तंग करने वाला है इन लोगों को, क्योंकि एक दोस्त के साथ जो दोस्ती का रिश्ता था वो अब एक मजबूत रिश्ते में बदलने वाला था। क्या होगा ये जानेंगे हम अगली एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।